हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2013 के पेपर में हमें देखने को मिला और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते समय मैं आपके साथ दो और टर्म्स के बारे में बात करूंगी। नंबर वन इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड नंबर टू इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये दोनों टर्म्स हमें पता होनी चाहिए while डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों टर्म्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सो दैट आपको समझ आए इस क्वेश्चन का एसेंस। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन क्या है? इट इज अ assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। जब भी हम assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको बहुत बार बोला कि क्या करना है, आपको स्टेप क्या फॉलो करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या assertion करेक्ट है। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे रीजन करेक्ट है। अगर ए और आर करेक्ट होगा तो हम एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में जाएंगे कि वेदर आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो हमें एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन गिवन द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई द इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम विच क्लियर्स द मार्केट। विच क्लियर्स द मार्केट का मतलब क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिमांड मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई। क्या बोला मैंने? डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। अगर अब आपको परफेक्ट कंपटीशन याद होगा तो जो क्लासेस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि फर्म के केस में डायग्राम अलग होती है, ठीक है, और हमारी जो इंडस्ट्री है वहां पे डायग्राम अलग होती है। इंडस्ट्री का पार्ट मैंने आपको बोला था कि करने की जरूरत नहीं है अभी तक। सिर्फ आप ये याद रखना, जब भी हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो जहां पे आपकी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती है, दैट गिव्स यू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी है। ठीक है, वहां पे हमारी इंडस्ट्री के केस में इस तरीके से डायग्राम बनती है और फर्म के केस में हमने देखा था कि डायग्राम ऐसे नहीं बनाते, हम पर्टिकुलर फर्म के बारे में बनाते हैं जहां पे हमारी डिमांड कर्व क्या थी? परफेक्टली इलास्टिक थी, इनफाइनाइट थी ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा वहां पे इंडस्ट्री पे पूछा। उन्होंने बोला कि हाँ बताइए कि गिवन द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई द इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम विच क्लियर्स द मार्केट। क्लियर्स द मार्केट का मतलब डिमांड मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, बना भी लेना अपने नोटबुक में, अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखेंगे तो आपको लग रहा है कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क कर देते हैं ई। इक्विलिब्रियम पॉइंट ई के अंदर डिमांड और सप्लाई बराबर है, यही बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो हमें पता चला कि एजर्शन वाली स्टेटमेंट क्या है? इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। नाउ रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। इन द लॉन्ग रन ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री अर्न्स प्रॉफिट। जब हम लॉन्ग रन के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग रन का मतलब क्या है। लॉन्ग रन का मतलब यहाँ पे जो आपकी फर्म होगी, ठीक है, फर्म क्या होगी? वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्या कर रही है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। शॉर्ट रन के अंदर हम लोग क्या देखते थे? शॉर्ट रन के अंदर हम देखते थे कि हमारी जो फर्म है वो लॉसेस भी इंकर कर सकती है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, या जिसको हम क्या कहते हैं? सिंपली प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिखा हो, प्रॉफिट लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग। या वो नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती है, हम लोगों ने देखा था शॉर्ट रन के अंदर। बट इन द लॉन्ग रन देयर इज ओनली एंड ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? इट इज नोन एज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। हम लोग इसको क्या कहते हैं? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। हम लोगों ने बोला कि लॉन्ग रन में जो हमारी फर्म है वो क्या अर्न करेगी? वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, या वो क्या करेगी? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करेगी। अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए सो दैट हम चीजों को लिंक कर सके। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। तो एजर्शन वाली स्टेटमेंट तो आपको पता चल गई ट्रू है, तो मैं अब इसको इरेज करके दोनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और फिर हम रीजन में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट, देन वी विल डिफाइन द इकोनॉमिक प्रॉफिट। देखिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें अगर हम,
तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वहां से रेवेन्यू मिलेगा हमें। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। तो जब हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे हम कॉस्ट के बारे में तो बात कर रहे हैं बट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, मैंने लेट्स से रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल अगर मैंने लाया तो पैसा मेरी पॉकेट से गया, मॉनेटरी टर्म्स में मैंने उसको पे किया। लेबर को मैंने वेजेस पे की तो वो भी मॉनेटरी टर्म्स में है। तो जो भी पैसा मेरी पॉकेट से गया इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, तो उसको हम बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट वेयर एज इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर कंसर्न, यहाँ पे हम एक और चीज के बारे में बात करते हैं दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की, फैक्ट्री सेटअप करने में कुछ पैसा मेरी पॉकेट से गया, कुछ रिसोर्सेज मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जिस सेटअप में आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इस सेटअप को रेंट में लगा दूं तो मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, मैं किसी और को बोलूं कि आप यहाँ पे आकर जो काम करना है करिए, मैंने रेंट पे डाल दिया ये। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या मैं इसका ट्यूटोरियल खोलूं अपना, ठीक है, मैं इस जगह पे खुद पढ़ा रही हूँ, मेरे पास पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इस जगह को किसी को रेंट में दे दूं। तो अगर मैं किसी को रेंट में दूंगी तो वो मेरे पास पॉकेट में पैसा आएगा। तो इसका मतलब मैंने अगर यहाँ पे पढ़ाने का फैसला किया तो मैंने कुछ पैसा, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ी इन टर्म्स ऑफ रेंट। लाइफ वाइज अगर मेरे पास मेरा टाइम है जो, ठीक है, अगर मैं किसी और के लिए अगर काम करूं, मैं किसी और ट्यूटोरियल में पढ़ाऊं तो वहां से भी मुझे पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी कुछ। लेकिन मैंने बोला कि मैं वहां पे नहीं पढ़ाकर मैं अपनी जगह पे पढ़ाऊंगी, तो इट मीन्स कि मैं कुछ ना कुछ पैसा अपने लिए छोड़ रही हूँ। तो दैट इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। नहीं समझ आ रहा, प्लीज पुरानी क्लासेस देखिए जहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ा है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट के बारे में जब भी हम बात करते हैं, हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के बारे में तो बात कर रहे हैं, माइनस हम कर रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लॉन्ग रन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ये थे जीरो। ठीक है, इसका मतलब हुआ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं कि लॉन्ग रन में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे को मिलनी थी, ठीक है, जो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ी, जैसे मैंने अगर ये प्लेस है, अगर मैं इस प्लेस को रेंट पे डाल दूं तो ये पैसा तो मैंने अपनी पॉकेट से छोड़ दिया ना। तो ये जो पैसा मैंने छोड़ा, उतना पैसा मैं अर्न कर रही हूँ अगर मैं अपनी फर्म के अंदर काम करूँ। ठीक है, तो मतलब जितना पैसा मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने जाने दिया, उतना सेम अमाउंट में अर्न कर रही हूँ कहाँ पे, बाय स्टेइंग इन द बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, विच इनडायरेक्टली मीन जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे को पैसा मिल रहा है, इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे रिकवर कर रही हूँ पैसे को। कहीं बाहर जाकर भी जो मैं काम करूंगी उतना पैसा मैं यहाँ पे अर्न कर रही हूँ। इसका मतलब मैं लॉसेस में तो नहीं जा रही, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं लॉसेस में जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं लॉसेस में एक्चुअल नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक एडिशनल कॉस्ट को भी मैं कवर कर रही हूँ, दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी के लिए हम क्या बोलते हैं कि जब लॉन्ग रन पे बात होती है तो आपकी जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रही है। इसी के लिए एक स्टेटमेंट अब जेकेपीएससी के केएस के पेपर में एक टाइम पे पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू कॉम्पिटिटिव फर्म स्टे इन बिजनेस इफ दे मेक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। द रीजन बीइंग उस समय इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है दैट विल आल्सो कवर। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। इसका मतलब हमने क्या बोला, जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी जा रही है उतना हम रिकवर कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब
अब मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं न्यू रिसोर्सेज अब जो है वो भी अपने बिजनेस के अंदर लगाऊंगी। दूसरे दो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दी। तो जो चीज मुझे आपको समझानी थी दैट इज अंडर द लॉन्ग रन हमारी जो फर्म है वो क्या करेगी, वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। बट रीजन में हमारे पास क्या दिया, इन द लॉन्ग रन ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री अर्न प्रॉफिट। क्या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है? नो तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। दैट इज स्टेटमेंट नंबर बी। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया, दो एडिशनल टर्म्स के बारे में पढ़ा। नंबर वन अकाउंटिंग प्रॉफिट, नंबर टू इकोनॉमिक प्रॉफिट। और तीसरा मैंने आपको ये भी बताया, अगर आपको स्टेटमेंट दी हो कि कॉम्पिटेटिव फर्म स्टे इन बिजनेस इफ दे मेक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैंने आपको पूरा रीजन समझाया। आई होप आपको समझ आया। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को। थैंक